आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? फिट है? क्या बात है आपकी। ये तो सुबह सुबह आपको देख के जो हमें एनर्जी मिलती है ना, बस ना ही पूछें, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। आज मैंने आपको एक बंदे से मिलवाना है जो आपके शदीद खिलाफ है। ये मुझे कैसे पता चल गया? वो कहते हैं ना, वो बंदा जो है दफ्तर में ना, वो है ही मेरे खिलाफ। वो हर वक्त मुझे जिंदगी में, करियर में आगे ना बढ़ने, तरक्की ना करने के लिए फंदे बनाता रहता है, बेड़ियां बनाता रहता है। वो रिश्तेदारों में वो फलानी वाली जो मासी है ना, वो वाली फुफ्फो जो है ना, वो तो मैंने पसंद ही नहीं करती। वो तो हर वक्त तैयारियां करती रहती है कि किस तरह मैंने जनाब इसको बेड़ियां डाल के जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकना है, या हमसाए में, या दोस्तों में, या आगे पीछे कोई ना कोई। आपको जिंदगी में जो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको कोई ना कोई दुश्मन मिल जाता है जो आपको कुछ करने से रोकता है कि कहीं मैं कुछ अच्छा ना कर जाऊं, कहीं मैं कुछ बड़ा ना कर जाऊं। तो वो कौन है? उससे आज मैंने आपको मिलवाना है। आप सोच रहे हैं मुझे कैसे पता चला कि खारिया में बैठे हुए, या कामोकी में बैठे हुए, या कोहाट में बैठे हुए, या कहीं भी बैठे हुए आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, टोरंटो में, दिल्ली में, कहीं भी, जहां जहां भी ब्रेकफास्ट एट होम देखा जाता है, ऑनलाइन घूम जाता है पूरी दुनिया में, तो उस घूमने में हमें कैसे पता चला कि आपके खिलाफ कौन है? वो ऐसे पता चला कि हमने जब अपने आप से मुलाकात की, यानी कि तौसीक हैदर साहब ने, तो पता चला कि मेरी जिंदगी में भी एक शख्स है जो बेड़ियां डाल के बैठा हुआ है। इसी तरह आपकी जिंदगी में है। वो पता कौन है? मेरी जिंदगी में जो है उसका नाम है तौसीक हैदर। आपकी जिंदगी में जो है उसका नाम है रुकैया, शकीला, रजिया, राबिया, अमजद, एहसान, शहरियार। आप खुद अपने पांव में बेड़ियां डाल के बैठे होते हैं। सबसे ज्यादा जो नोट की गई ये चीज वो ये कि इंसान खुद सबसे ज्यादा अपने लिए मसाइल खड़ा कर रहा होता है तरक्की की राह में। जब मैं खुद अपने आप से कहता हूं मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, ये ऐसा नहीं हो सकता, अब तो वक्त निकल गया, तो सबसे ज्यादा दुश्मन आपका कौन हुआ? आप खुद। आज अपने आप से आपने 3 मिनट और 15 सेकंड की एक मुलाकात करनी है, और यकीन जानिए 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप ये जान पाएंगे कि वो कौन कौन से एरियाज हैं आपकी शख्सियत के जिसमें आप खुद अपने लिए बेड़ियां बन के बैठे हो। बिल्कुल ये पॉसिबल है। सिर्फ फर्क ये है कि हम दुनिया के झमेलों में अपने आप से मिलना भूल जाते हैं। आज इस बात का तयन करें कि वो कौन से मौके हैं, वो कौन से जुमले हैं, वो कौन से सोच, वो कौन सा ख्याल है जो आपको खुद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसका तयन कीजिए और निकाल के उसको वो परे फेंकना आपने। बिल्कुल इसी तरह की एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। उनका नाम है उस्मान खालिद, कि जिन्होंने अपने अंदर जो उस्मान था, जो उनको बेड़ियां बन के बैठा हुआ था और आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, या जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं करने दे सक रहा था जो वो कर सकते थे, जो बज़ाहिर बहुत नामुमकिनात में से था, उस्मान ने वो कर दिखाया। उस्मान ने अपने अंदर से 45 साल की उम्र में एक नया उस्मान खालिद डिस्कवर किया, एक नई जिंदगी शुरू की। आज ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे साथियों, मैं आपकी उस उस्मान खालिद से मुलाकात कराऊंगा जिसने जन्म लिया है 45 साल की उम्र में। सरप्राइज सरप्राइज, वाकई नाकाबिल यकीन से कहानी लग रही है, लेकिन आपको यकीन आएगा उस वक्त जब आप उनसे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज के शो में मुलाकात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये हम कैसे भूल सकते हैं, कभी कुछ अर्सा हुआ हमारी एक नई साथी सबीना ने हमें ज्वाइन किया है, और सबीना आपके लिए करियर्स के हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट सजा के लाती हैं। आज खास तौर पर उन ब्रेकफास्ट एट होम के व्यूअर्स के लिए जो नर्सिंग का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे खवातीन हैं, जी, मेडिकल नर्सिंग का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं, वो जो टीके शीके लगाते हैं ना, जो कैनोले शनोले लगाते हैं, वो आप कैसे बन सकते हैं, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ दाखिला आप ले सकते हैं, नर्सिंग के शोबे के क्या मौके हैं, क्या फ्यूचर पैटर्न्स हैं जो हमें जॉब मार्केट के अंदर नर्सिंग के नजर आ रहे हैं। तो सबीना ये सेशन आपके लिए सजा के लाई है, और मेरे क्लास फेलो MBA आज हमारे साथ हैं। MBA आपके मोस्ट फेवरेट, और MBA आज कुछ टेक्नोलॉजी की दौड़ की बात कुछ कर रहे हैं। मेरी समझ से वो अंग्रेजी ऊपर से गुजर गई, समझ में नहीं आई, तो MBA से हम जानेंगे कि आज उनके पास हमारे लिए उस सेगमेंट में
क्या है। तो ये सब है जनाब ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपके लिए। आपने आज उस्मान का सेशन देखना है और अपने आप को आगे बढ़ने से जो चीज़ रोक रही है जिंदगी के किसी शोबे में, उसका तयन करना है। तो ये सब अभी कुछ देर में होने वाला है। आज हम बढ़ेंगे एज यूजुअल ट्रेनर काशिफ। गुड मॉर्निंग की तरफ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या है जी आपके पास हमारे लिए? आज ट्रेनर तहमीना तो नहीं है ट्रेनर तहमीना आपके पास हमारे लिए? थोड़ा तो फिर सा क्या है? टेंशन है थोड़ी सी कि वो नहीं है। तो आखिरी नशिस्त में पिछले हफ्ते हमने जो किक बॉक्सिंग के हवाले से एक वर्कआउट आप लोगों के डिज़ाइन किया था, और आज का भी कुछ उस तरह से ही वर्कआउट है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी फिटनेस का लेवल हो, उसमें किक बॉक्सिंग जैसी वर्कआउट और हाई इंटेंस वर्कआउट हिट जिसको हम कहते हैं, वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा शामिल किए जा रहे हैं। इंडोरेंस के लिए स्ट्रेंथ तो आपकी होती है, लेकिन इंडोरेंस सम हाउ वीक होती है किसी मसल की, जिसको बर्दाश्त कहते हैं उर्दू में। तो उसकी ट्रेनिंग करेंगे। उसकी ड्रिल के बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अच्छी तरीके से वार्म अप कर लेना है। डंबल्स यूज़ करें, डंबल्स यूज़ कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए बेसिकली अगर आपको जिम में सैंड बैग के साथ ट्रेनिंग करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ग्लव्स होने चाहिए, माउथ पीस होना चाहिए। माउथ पीस से मुराद ये है कि एक दांतों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम उसको पहन लेते हैं, दांतों के ऊपर लगा लेते हैं, और एक आपका हेड गियर होता है सर को बचाने के लिए। अगर आप किसी पार्टनर के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए अगर आप सैंड बैग यूज़ कर रहे हैं तो आप जूते भी उतार सकते हैं, जूतों में भी कर सकते हैं, जूते पहन के, और ग्लव्स वगैरह के बगैर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं जी। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट की पहली हरकत वर्जिश। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने आपके लिए वर्कआउट डिज़ाइन किया था वो बेसिकली एक झटका था आपकी बॉडी के लिए कि भाई शॉक चीज़ जो हम बात करते हैं, अक्सर प्लेटो हिट करती है बॉडी। तो आज जो कुछ नया दिया जी, आज इंडोरेंस, हम मसल की इंडोरेंस पे काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैक्सिमम कैलोरी बर्न की बात कर रहे हैं, और फोकस पे हमारा काम होगा मोस्टली। अच्छा, आपका जो स्टैंस है बेसिकली, यूजुअली जो ट्रेनिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बताया मैंने कि शामिल हो गई है, वर्कआउट की कोई भी ट्रेनिंग हो तो आपका स्टैंस इज़ अ की। आपने बैक स्ट्रेट रखनी है, कोर को फ्लेक्स रखना है। कोर एरिया मीन आपका रिब केज, पेट वाला हिस्सा, इसको टाइट रखना है आपने, और आपका ना आपने बहुत ज़्यादा ऊपर होना है ना बहुत ज़्यादा नीचे बेंड होना है। आपने यहाँ रहना है और लॉक रखना है अपने आप को, और आपकी ये पोजीशन होगी। इसमें हमारे पास जो पंचेस करना है, जिसको हम जैब कहते हैं इस टेक्निकली टर्म में, तो हमें 2 जैब करने हैं, 1 2 एंड डक, 1 2 एंड डक। आपने ये 20 रेपिटेशंस करनी है। मैं बताता हूँ अभी, 1 2 डक, 1 1 2 डक, 2 1 2 डक, 3। अभी नॉन स्टॉप 20 रेपिटेशन जब आप करेंगे तो आपके पूरे जिस्म के हिस्सों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपको थकान महसूस होने लग जाएगी। आप मेरे साथ करिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या करना है, अगेन उसी पोजीशन में आएंगे और आपने अभी हुक करना है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था यहाँ से ऊपर, ठीक है। हुक जो है वो यहाँ से साइड से आएगा, इसको अपर कट कहते हैं जब हम नीचे से ऊपर आते हैं। तो हुक के लिए बेसिकली क्या करना है, आपने यूँ करना है और साइड, मेक श्योर आपकी एल्बो नीचे ना हो और ऊपर ना हो। अगर इस रुख पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, ये ठीक है। चलिए यूं हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा आगे हो जाएं। अच्छा, आई थिंक आप कह रहे हैं कि ऐसे हो जाओ। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, आपने यूं स्टैंस रखना है आपने अपना, और हुक बेसिकली होता है ये, अपर कट होता है ये, और जैब होता है ये। तो आपने हुक करना है 1 2 डक, 1 2 डक। सैंड बैग में ये भी ठीक नहीं है। अब आप बिल्कुल सामने की तरफ हो जाएं। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा जी, यूं स्टैंस में आप आए, 1 2 डक, आपने हुक करना है 2 डक। आई थिंक मुझे थोड़ा डायगोनल होना चाहिए। आपको इमेजिनरी कह रहा हूं। यहाँ पे आप नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ उसी सकता। रुख पे रहिए। ठीक है, 1 2 एंड डक, 1 2 डक। अच्छा, ये हमारी सेकंड थी। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें आपने कवर एंड वॉक करना है। कवर वॉक कैसे होगा, आपने फेस कवर करना है, स्टैंस आपका वही होगा दोबारा से, और आपने 20 रेपिटेशंस फॉरवर्ड जाना है। अभी देखिए, कांस्टेंट टेंशन आपके कोर पे होगी, कोर एरिया पे, आपके ग्लूट्स पे, आपके हैमस्ट्रिंग के। अब आपने रिवर्स जाना अच्छा, है। ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं काशिफ, ये बताइए कि ये क्या किसी एक बॉडी पार्ट के लिए हैं या पूरी बॉडी? पूरी बॉडी के लिए। अब देखिए, मैं अपनी लेग स्विच करूंगा। अब मेरा स्टैंस जो है, फ्रंट फुट मेरा लेफ्ट हो गया, पहले राइट था। अब अगेन आपने 20 ये करना है, लेकिन नाइस एंड कंट्रोल फॉर्म में जाना है आपने, और फिर इसी तरह से वापस आना है। लेकिन मेरा पिछला पंजा देखिए, मैं एड़ी पे नहीं हूँ, पंजे पे हूँ, और मैंने पूरी बॉडी को लॉक किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि मेरे पंजे को, मेरे इस हिस्से को बर्दाश्त कर रहा है मेरे अपर बॉडी का,
वज़न बर्दाश्त करना पड़ा। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हमारे पास 2 पंचेस और 2 हुक्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, अगेन इसी स्टैंस में आएंगे, साथ साथ पानी पीते रहिएगा। मेरा गला खुश्क हो गया हालांकि देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है ये, क्योंकि जब आप इस फॉर्म में आते हैं एग्जैक्टली तो आधे से ज़्यादा तो बॉडी को चैलेंज इस फॉर्म में आने से ही मिल गया जी। नेक्स्ट क्या आपका 1 2 क्रॉस क्रॉस, ये 4 करना है आपने, 1 2 3 4। हुक करना है आपने, अपर कट नहीं। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने अपर कट बताया था, अपर कट नहीं करना, हुक करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जैसे कि ये काशिफ ने बताया कि कॉम्बिनेशन था। इसके लिए आप कोई सैंड बैग भी, जिम जो लोग जाते हैं उनको मालूम है वहाँ पे रेत का एक थैला होता है, उस सैंड बैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिनरी पोजीशन भी ले सकते हैं जैसे कि काशिफ ने आज ली। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्चुअल बॉक्सिंग करनी है, ये सिर्फ फन एलिमेंट लाने के लिए है आपकी एक्सरसाइज के अंदर के यूजुअल एक्सरसाइज करने के बिना के बजाय आप एक्चुअल कुछ मूवमेंट्स लें, कोई कैरेक्टर अपना लें कि मैं एक बॉक्सर हूँ और मेरी लड़ाई हो रही है। और ऐसे You know, हमारे इस बहुत तरह सारे की- दोस्त जो बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, तौसीक भाई गाँव गोट में बैठे निकलना चाहते हैं, उनको टेक्निकलिटीज़ का टर्म्स का पता होगा तो वो फिर आगे आएंगे, Exactly. आसानी होगी। अब इसकी बात करें ड्रिल के हवाले से, आपने इसके 4 से 8 सर्किट्स करने हैं और हर सर्किट के दरमियान या वर्जिश की हरकत के दरमियान 30 से 60 सेकंड का रेस्ट लेना है आपने। 4 से 8 सर्किट्स और ये अभी साथ कंप्लीट साथ ड्रिल हो पानी जाएगी। की हाँ जी। सिपिंग बहुत 4 ड्रिल्स है जरूरी ना, 4 ड्रिल्स है, 1 2 3 4, फिर आपने वॉक और आखिरी कॉम्बिनेशन 4 की। एक सवाल है, जी, जल्दी अगर से हम 1 ले मिनट सकते हैं। आपके पास है तो बिल्कुल। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक मिथ है तौसीक भाई कि मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए या पीना चाहिए, वाइट पैचेस, पूरी दुनिया में 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जी, और दोनों ने बहुत रिसर्च कर रखी है, दोनों का मुख्तलिफ ख्याल है। आप बताइए। लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी है कि मिथ क्या होती है। मिथ से मुराद ये है कि जैसे तौसीक भाई को आप देखते हैं और आप उन्हें कहें कि जी तौसीक भाई आहिस्ता आहिस्ता बहुत मोटे हो रहे हैं, ये सारा कसूर काशिफ का, ये मिथ है, इसको मिथ कहा जाता है। अच्छा, किसी चीज़ के बारे में ऐसी मन घड़त कहानी बनी हो उसको मिथ कहा जाता है। अब बढ़ते हैं उस तरफ कि मछली और दूध का कनेक्शन क्या है। देखें, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस और कोई मेडिकल एविडेंस है ही नहीं है। 2 स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, पहले उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक डॉक्टर ये कह रहा है कि वजह क्या है, दूसरा कह रहा है कि नहीं होता। हाँ। देखें, अगर आपको लैक्टोज का प्रॉब्लम है तब रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। और अगर आपको सी फूड रिएक्ट कर सकता है, अगर आपको एलर्जी है तब रिएक्ट कर सकती है। वैसे कोई एविडेंस नहीं है। अब आप ये सोचिए, दूध मछली का कॉम्बिनेशन है ही नहीं है, आप मछली के साथ दूध क्यों पिएंगे? आपको हाई प्रोटीन मछली से मिल रहा है, तो अगर कोई बॉडी बिल्डर भी है वो क्यों हाई प्रोटीन अमीनो एसिड्स रिच फूड आपको मछली से मिल रहा है, तो So, दूध the point कॉम्बिनेशन। क्या है आपका? पॉइंट ये है कि देयर इज नो एविडेंस कि आपको पिगमेंटेशन या वाइट पैचेस हो जाएंगे मछली के साथ दूध पीने से या मछली के फौरन बाद लेकिन दूध रिसर्च ने पीने इसमें से। काशिफ ये भी कहा है कि वो एक खास मछली होती है। देयर इज जिसके नो साथ- एनी सैल्मन फिश, मैंने खुद खाई हुई है, आपने मछली खाई होगी दही के साथ। No, मैं तो भाई एहतियात करता हूँ, मैंने तो कभी मछली Dairy के साथ food के डेयरी साथ। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं मतलब जरूर है मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हाँ, करूँ। अगर आपको इस चीज का डर है, फियर है, तो आप 2 घंटा पहले दूध पी सकते हैं, मछली खाने के 2 घंटे बाद। मैं लेकिन कहता देयर हूँ इज कि नो यार एविडेंस। औखी जिंदगी नु मतलब मसला क्या है भाई कि जरूर है मछली के साथ दूध। हम अपने नाजरीन को बता देते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो प्लीज़ मेक श्योर हमें शेयर कीजिए हमारे साथ। फेसबुक पे तौसीक हैदर का हमारा पेज है, ब्रेकफास्ट एट होम के नाम से हमारा पेज है, उस पर शेयर कीजिए, हमें ज़रूर बताइए। लेकिन देयर इज नो जरूर एविडेंस। बताइए, लेकिन बेहतर ये है कि एहतियात करें। ये नहीं कि जी अब ट्रेनर काशिफ ने कहा था तो अब हम मछली के साथ दूध खाएंगे और एक्सपेरिमेंट करके अपनी तस्वीरें खींच आप के रिसर्च करें ना, देयर इज नो एविडेंस। खुद एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक से वापस आएंगे तो MBA मेरे साथ हैं और आज कुछ टेक्नोलॉजी की दौड़, टेक्नोलॉजी की कहानी और सफर के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स MBA लेकर आ रहे हैं। वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है MBA। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम MBA, क्या हाल है? वालेकुम, शुक्र है इस्तफा भूले नहीं मुझे। है ना, तुम इतने सोफे पे तुम गुम जाते हो जिस दिन रेड रंग के कपड़े पहनते हो, मुझे नजर ही नहीं आते। आज ये तुमने red green लग पहना- रहा है आपको? आज वही कह रहा हूं, आज ग्रीन पहना ना तो आई कैन डिफरेंशिएट। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आज क्या है जनाब टॉपिक आपका? आज हमारी है एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जी। यानी
टेक्नोलॉजी ने अपने इर्तिका का सफर कैसे तय किया? जी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन हम दोनों तो क्लासमेट है, आपको तो पता नहीं होगा इतना पीछे जाके। मुझे नहीं, मुझे जरा बताओ, मैं तो आपके ज़ाहिर है साथ मेरे रहता जितने आप टीनेज भी नहीं Absolutely. पहुंचे हो, अम्मी अम्मू ने बता दिया था। पहली स्लाइड अगर आप दिखा दें, आप देख सकते हैं कि जो छोटी सी पीछे एनालॉग स्टिक्स हैं, इनको आप ट्विर्ल करते थे और ये जो ब्रैकेट्स थे ये ऊपर नीचे जाते थे। दिस वाज लाइक टेनिस। और मेरे अबू कहते हैं कि उस ज़माने के लिए ये इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू थी कि एवरीबडी वाज गोइंग क्रेजी फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल के ज़माने के लिए की ग्राफिक्स तो कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन उस ज़माने के लिए उसकी मैग्निफिसेंट था कि टीवी सिर्फ देखने के बजाय अब इंटरैक्टिव हो गया था, है ना। कोई आप बटन दबाएं और आप टीवी की स्क्रीन को खुद कंट्रोल कर जी। रहे हैं, ये बहुत और बड़ी और ये दरियाफ्त बहुत थी एक अजीब तरह से। लगना शुरू हो गया था अजीब सा बंदा लग रहा को। था। और अगर आप फिर एक जल्दी से वही स्लाइड दिखा दें, फिर मैंने एक चीज़ समझानी है। वही स्लाइड नंबर 1 दोबारा दिखा दें जी ये देखिए, आप जैसे साइड पे आपको एनालॉग स्टिक्स पे साइड पे नज़र आ रहा है कि फुटबॉल और स्क्वॉश, आप जब भी इनको करते थे ब्रैकेट चेंज हो जाते थे, गोल्स डिफरेंट हो जाते थे और आप वही गेम खेलते थे, लेकिन ग्राफिक्स वही रहते थे। और अब तो जनाब फीफा 15 में आप जाएं, फीफा 15, फीफा 19 में आ भाई गया। देखो ना, मैं जब फीफा खेलनी शुरू की थी उस वक्त 15 आया था ना, तो अभी तक मेरे ज़हन में 15 की फीफा 15, फीफा 19, इसके अंदर आप जाएं, लगता है आपको आप ना 2015 के अंदर ही खोए हुए हैं अभी तक। इसमें लगता है कि आप एक्चुअल ग्राउंड के अंदर खड़े में और खुद खेल रहे हैं। मतलब जी। टेक्नोलॉजी इतनी और आगे पहले पहुंच मैं एक YouTube वीडियो देख रहा था जिसके अंदर था फीफा 94 जो 1994 में आई थी कंपेयर्ड, और 2000 वो जो 19 में फीफा 19 आई है। मैं 18 खुद ही खेलता हूँ, लेकिन जब 19 आई थी तो जब मैंने अपने दोस्तों को खेलते हुए देखा, इट वाज लाइक अमेजिंग कि जो फुटबॉलर्स लग रहे थे ना, वो लग रहा था कि Real असल से के अंदर है। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी इस वक्त अमेरिका में है, उन्होंने मुझे बताया था कि ये तुम असल में लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, फिर ये बस एनिमेटेड है। मैंने उनका कहा ये नहीं, असल में टीवी के अंदर घुसे हुए हैं ना लोग, मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलेंगे। एक्चुअलिटी और रियलिटी। ओए, ये मुझे कुछ याद है। आपको क्यों याद है? आप तो अभी अभी आ रहा है ज़हन में। ये क्या होता था? ये द 1975 के अंदर पीटीवी ने कलर ट्रांसमिशन करना शुरू कर दी। जी, और जिसे मैंने बताया कि मेरे अम्मी अबू बताते हैं कि जब कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई, जो उनका 5 मिनट का कार्टून आता था, वो सिर्फ दिन में 5 मिनट के लिए आता था और कभी कभी न्यूज़ के लिए भी वो कट डाउन हो जाता था। और आप देख सकते हैं कि वही स्लाइड, उसी स्लाइड पे दोबारा जाइए जी। जी जी, आप देख सकते हैं वॉकमैन एरा जो था, जिसके अंदर सोनी ने एक वॉकमैन एक स्टेरियो को निकाला था, जिसके अंदर आप कैसेट टेप डालते थे और आप ये हेडफोन्स पहनते थे और आपको गाने आ जाते थे। और ये एक बहुत ही बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था और एवरीबॉडी वेंट क्रेजी फॉर इट। और ये जो राइट साइड के ऊपर एक चीज है, इसके साथ तो मेरी इतनी यादें हैं। नहीं कोई यादें नहीं है, मैं तो तुम्हारा क्लास फेलो। आप मेरे क्लास में आपको छुपा तो नहीं रहे? आप नहीं असल मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। अच्छा जी, वो TDK की कैसेट। अब ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, जहाँ पे मेरे अबू ने बताया था कि जो अभी कीबोर्ड देख सकते हैं, आजकल ये कीबोर्ड तो सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं ना। जो Commodore 64 और Atari 800 थे, वो कंट्रोलर खुद ही थे, कंसोल भी खुद ही थे, मदरबोर्ड भी सारा था। आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करते थे और जो Commodore 64 था वो प्रोग्रामिंग भी करता था और गेम्स भी खिलाता था, और Atari 800 गेम्स भी खिलाता था। ऑल यू हैड टू डू वाज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर और गेम्स भी आ जाती थी। और ये भी उस जमाने के हवाले से जी, बहुत बड़ी जी, एवोल्यूशन थी, बल्कि एक रेवोल्यूशन था कि आपने जनाब एक यू आर जस्ट वन कनेक्ट अवे। और ये भी था कि उसकी ग्राफिक्स थोड़ी बेहतर है। आई बिलीव कि जब इफ़ यू इवन एट दिस मच लाइक थोड़ी बेहतर करें ना ग्राफिक्स, तो दिस लाइक वन स्मॉल, जैसे वो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड, वन ग्रेट स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी। One small step for mankind is one great step for humanity. जी बिल्कुल ठीक। आगे कोई स्लाइड है जी? जी, आप ये देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर्स हैं और इनकी स्क्रीन इतनी छोटी सी है, देखें। और लैपटॉप को तो देखें, लैपटॉप मुझे पता ही नहीं चला मैंने लैपटॉप है आपने वो कूड़े से कुछ निकाला है। मुझे उसका ग्लोइंग कर्सर याद आ गया, जिसको हम आगे एक एक बटन दबा के उस कर्सर को आगे किया करते थे। वाओ, आप नहीं मैं नहीं किया करता था, मैं मतलब मेरे भी अम्मी अबू बताते हैं। अच्छा, आपके भी अम्मी बताते हैं हाँ, आपको? वो बताते हैं।
ये IBM के लैपटॉप्स थे और Yes. इनको पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया था। मेरे अब्बू के पास था और वो अब तो उनको कोई तोल के कहते भी थे इनको नहीं कि खरीदता। हाँ। अच्छा, हाँ जी। अब फिर आ गया कि आपकी ये जो एंटेना डिस्क थी ये लोगों ने ऊपर लगाना शुरू कर दी अपने घरों के अंदर। और फिर आया फ़ोन्स का ज़माना और फ़ोन्स के अंदर था कि पहले फ़ोन जो थे उनको कहते थे ब्रिक्स, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ नंबर डायल होता था और ये भी नहीं था कि आप उसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सारी पिक्चर ले सकते थे। उसके अंदर सिर्फ नंबर डायल होते थे। और ये जो पहला ब्रिक फ़ोन था ना वो 5 लाख रुपए का बिका था, जो आजकल के iPhone 10 से भी महंगा और है। अब कितने और- का हो वो उसकी मार्केट वैल्यू अगर आ जाए हाथ में हमारे? कुछ लोग तो मुफ्त eBay भी पे ना कोई ले। नहीं, कुछ लोग तो eBay के लिए कहते हैं ना कि पुराने ज़माने का फ़ोन हाँ, है तो ये उसको कलेक्टर्स कलेक्टर्स होते हैं वो तो 20-30 लाख देते हैं। लेकिन अगर इसकी मार्केट वैल्यू से बात करें कि यूसेज के हिसाब से हाउ यूजर फ्रेंडली इट इज़, तो ये होगी लाइक वो बस लोग फ्री में दे देंगे। फ्री ये में मैं दे देंगे उसको। I'm उसका trying to get rid of it। टेक्नोलॉजिकल वैल्यू इतनी जी। शायद अब नहीं है, लेकिन आर्काइवल वैल्यू ये शायद जैसे उसकी बहुत ज्यादा एंटीक वैल्यू ज़्यादा है लेकिन है। यूजर Antique value फ्रेंडली ज्यादा नहीं है वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये क्या है? अब आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडेम था, इंटरनेट आ गया था पाकिस्तान में, और ये मॉडेम जो था आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते थे और उससे आपका नेट आ जाता था। और आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में ईमेल्स भी थी, लेकिन जो आजकल की एक इतना आसान आ गया ना कि वे कि आप बस टिक 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 बस हो गई सेंड ईमेल। टिक 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 टिक। हाँ यार इतनी आसान जिंदगी हो जाए एमबीए तो मैं तो चांद पे चला जाऊं। टिक 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 टिक। मैं एग्जांपल के लिए अच्छा दे रहा एग्जांपल था। थी। ओके ओके यार बता दिया विदिन करो 2 ना। क्लिक्स आपकी ईमेल सेंड हो यानी यू आर सकती है। जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम Yes. योर वंडर वर्ल्ड। जी, और उस आप ज़माने में अपने ख्वाबों की दुनिया में जाने के लिए शायद आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, एक बटन दबाना है और आप कहीं अब और तो पहुंच जाएंगे। कोई भी वैसे खत ही नहीं सेंड करता, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर कोई मुझे दोस्त ईमेल करने के बजाय खत भेज देता। खत भेज हमें भी जनाब खुशी ब्रेकफास्ट एट होती होम है। पे जो खत आते हैं उनको पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बल्कि उस दिन मैं और मेरी टीम सोच रहे थे कि किसी दिन वो जो एक्चुअल खत है वो हम आपके लिए सेट पे लेके आए और आपको अंदाजा हो कि है आजकल के ज़माने में भी कोई खत लिखता है। और वाकई हमारे चाहने वाले जैसे खत हैरी लिखते पॉटर हैं। के अंदर खत लिख के वो परिंदे पे डाल के उड़ा डालते देते थे। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आप क्या है जी? अब देख सकते हैं ये पूरा जो पहला एक्सबॉक्स था ये उसकी और ये पहला एक्सबॉक्स था, उसकी ग्राफिक्स अगर आप देखें तो पता भी नहीं चल रहा है कि आप ये हाथ आपका है और ये हाथ आपका, डिफरेंस ही पता चल रहा है, इतना रियल Exactly. लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए फ्रॉम ऑल दीज इयर्स हम इतना दूर आ गए हैं फ्रॉम के स्टिक्स और छोटे छोटे डॉट्स से हम आ गए हैं असल बंदे और असल हर चीज़ असल लगती है। और अभी तो हम दोनों बच्चे हैं, अभी तो हम टीनेज तक नहीं पहुंचे, तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो सोचें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ और जाएगी। क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी। और उस जी। वक्त एमबीए जब इस प्रोग्राम को यहाँ मेरी जगह बैठ के होस्ट कर रहा होगा तो उस जमाने का जो एमबीए उसको जब प्रेजेंटेशन देगा आके अपने किड्स सेगमेंट में ब्रेकफास्ट एट होम तो के, वो कहेगा ये देखिए पुराना वाला निंटेंडो है, इतना फजूल था क्योंकि उसकी ग्राफिक्स इतनी बड़ी थी। अब तो देखिए असल जिंदगी के अंदर आपको नजर आ रही होती हैं। एमबीए थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज सो गुड एंड सच अ Welcome. ग्रेट फन टू वर्क विद यू। बहुत मजा आया, बहुत लर्निंग होती है एमबीए और एसएमए और ऐसे हनानता और दूसरे हमारे जो कॉलीग्स हैं जो हमारे लिए प्रेजेंटेशन सजा के लाते हैं। अपना आपने बच्चों बहुत सा ख्याल रखना है और आज जितनी इन्फॉर्मेशन एमबीए ने आपको दी इसके बारे में जाके रिसर्च करें अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के हवाले से। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब हम आएंगे वापस तो हमारे साथ हैं सबीना और आज सब वो टीनेजर्स तैयार हो जाएं टिप्स लेने के लिए सबीना से कि जो नर्सिंग के शोबे को एज अ करियर अप्लाई करना चाहते हैं, इख्तियार करना चाहते हैं। तो रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स हैं पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल, यूरोप, यूएस, मुख्तलिफ जगहों पे
देखा जा रहा है हमारा प्रोग्राम टीवी न्यूज़ पे भी, और ख़ासतौर पे ये जो हमारा करियर्स के हवाले से और स्मॉल बिजनेसेस के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए कि हमारे नौजवान आजकल इस खोज में रहते हैं कि क्या नया वो कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए ले आए हैं वो नया तो नहीं है, लेकिन शायद इस तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एडवाइज़र और करियर एडवाइज़र, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ख़वातीन और यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ। और ये सबीना डिस्कवर करती हैं कि आजकल के नौजवान के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी हैं मार्केट में, लेकिन हम देखते कम हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबीना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। एनर्जी है, अच्छा सा सेगमेंट करने की। सुबह सुबह उठ गई आपको कोई कॉफी शॉपी पिलाई जाए? नहीं बिल्कुल फुल एनर्जी है। फुल एनर्जी, फुल एनर्जी है। ऐसे हमारी जो यूथ की जो एनर्जी है ना कुछ करने की, वो भी बड़ी जबरदस्त है। मैंने ये देखा है कि यंगस्टर्स आर दे वांट टू डू समथिंग, सिर्फ ये है कि शायद गाइडेंस सही नहीं मिल रही होती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, एक गाइडेंस सही नहीं मिल रही होती, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कभी कभी हमारे तक वक्त पे नहीं पहुंचती और पता नहीं चलता। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सिर्फ इस वजह से हमें उन तक नहीं पहुंच पाते बहुत सारे नौजवान, कि वो इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस जो है वो लिमिटेड है। और आपके सेगमेंट का एक मकसद यही है कि हम वो सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे सही लोगों तक पहुंचाएं। तो बताइए जी, आज क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा, बहुत वसी सेक्टर है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के हवाले से इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। यानी सेहत का शोबा, सेहत का जो शोबा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो मांग है, जो डिमांड है, वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, दुनिया भर में ये शोबा जो है इसकी डिमांड जो है, इसमें प्रोफेशनल्स की, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सप्लाई है वो उसके तनासब से बहुत बहुत कम है। हैरान कुन फिगर्स हैं। और कहाँ तो हम ये कहते हैं कि जी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, अब क्या करें क्या करें क्या करें, और साथ हमें ऐसे, आप जैसे एक्सपर्ट्स ऐसे फिगर्स बताते हैं कि डिमांड जो है वो अभी भी ज़्यादा है सप्लाई से। तो आप बताएं करना क्या है? पहले आप फिगर्स सुन लें और हैरान हो जाएं। जो पाकिस्तान में तनासब है पेशेंट और नर्स का, नर्स और हम नर्सिंग के पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं, सिर्फ नर्सिंग पे फोकस करते हैं आज। ठीक है। जो जिसको हम कहते हैं रेशो है पेशेंट टू नर्स की, वो पाकिस्तान में है 1:50, यानी 50 मरीजों पे एक नर्स जो है वो रेशो है। ठीक है। जबकि एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है, जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से इस्टेब्लिश्ड है, वो है कि 10 पेशेंट्स पे एक नर्स होना चाहिए। हाँ, यानी कि एक लिहाज से देखें तो एक मेल नर्स या एक फीमेल नर्स 5 का काम कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी आप ज़रूरत देखें और आप इस वक्त सप्लाई देखें, यानी जहां 5 नर्सेज की जरूरत है वहां हमारे पास एक नर्स है, और स्पेशलाइज्ड केयर 4 की जगह खाली है। बिल्कुल, इसको फौरन किया जा सकता है। बिल्कुल फौरन किया जा सकता है। और ये अभी आपको मैं आगे भी शेयर करूंगी कि बहुत सहल है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो बहुत नरम है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि और स्पेशलाइज्ड केयर में 2 नर्सेज फॉर 1 पेशेंट, ये एक्सेप्टेबल नॉर्म है। यहाँ पे ऑब्वियसली उसमें भी डेफिसिट है, लेकिन ये ज़रूरत जो है मैं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरत इतनी बड़ी है। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में जो इदारा है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कहलाता है, जो कि लाइसेंसिंग करता है। अच्छा, नर्स भी उसी तरह लाइसेंस और होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिस तरह डॉक्टर्स के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, या जिसका मेरा ख्याल है शायद आर्किटेक्ट के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, या किसी ऐसे प्रोफेशन या फ्लायर के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे पायलट के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, लॉयर के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरह नर्सेज को भी लाइसेंस चाहिए। नर्सिंग जो है वो लाइसेंस प्रोफेशन है, और इसके अंदर जो है वो PNCA जो है वो इजरा करती है उन लाइसेंसेस का। और उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेंड रजिस्टर्ड नर्सेज हैं। अच्छा, नर्स के एक ये स्टीरियोटाइप भी होता है कि जहन में आता है सिर्फ ख़वातीन नर्सेज होती हैं। नर्सेज मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, और ये शोबा जो है सवाए कुछ नर्सिंग की कैटेगरीज के, ये शोबा जो है ये दोनों के लिए ओपन है। बिल्कुल ठीक है। इसमें इस स्टीरियोटाइप के अंदर एक बहुत बड़ा कमाल जो है वो हमारे उससे जब हम बचपन में ABCD सीख रहे होते हैं, तो वो जो ABCD वाला कायदा होता है ना, उसमें N नर्स जब लिखा आता है तो एक खातून दिखाते हैं, तो वहीं से वो एक इंप्रेशन बन जाता है कि नर्स सिर्फ औरत होती है। बिल्कुल जी। ये जो है नर्सिंग इस वक्त 1 लाख जो है वो रजिस्टर्ड
नर्सेस हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अब आप कुछ स्लाइड्स भी तैयार करके लाएंगे, अगर हम जी। उनकी जानिब चलें। बिल्कुल, वो एडमिशन के कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपके लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी क्या उम्र होनी चाहिए नर्सिंग के नर्स प्रोग्राम बनने के में। लिए। जी, और एक बात तो ऐसी कि नर्सिंग के से जहन में आता है कि सिर्फ एक तरह का प्रोग्राम होता है। ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं और ये जो है डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। इसमें बहुत Okay. जो है वो वसअत है इसके अंदर विद इन नर्सिंग कैटेगरीज की। तो बिल्कुल ये ठीक एक है। बहुत बड़ा फील्ड है। चलें जी, अब जरा स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या ज़रूरियात हैं एक नर्स बनने के लिए। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स। जी, अगली स्लाइड। डिप्लोमा प्रोग्राम्स पे पहले हम बात करेंगे। जी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो है वो 3 साल और उससे कम अरसे के होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोग्राम है जो डिप्लोमा इन नर्सिंग कहलाता है। इसके लिए जो है वो FSC प्री मेडिकल का होना लाजमी है 50% मार्क्स के साथ। ठीक है। और या फिर आपने मैट्रिक किया हो अगेन साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर और तकरीबन 55% आपके पास नंबर्स हों। और इसमें एज लिमिट इसके अप्लाई करने की जो 15 से 30 साल के दरमियान में है। तो ये आप ये देखें कि आगे भी बहुत गुंजाइश है। एग्जैक्टली, और ऐसा नहीं है कि आपने मैट्रिक के फौरन बाद नहीं लिया तो बस बिल्कुल। आपका वक्त निकल गया। 15 से 30 साल में किसी भी वक्त जाके आप ये कर सकते हैं। एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल 3 साल के प्रोग्राम के लिए एनरोल बिल्कुल कर ठीक हो सकते गया हैं। जी। डिप्लोमा प्रोग्राम में फिर जो दूसरा एक है 2 साल का प्रोग्राम, ये लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम कहलाता है। Okay. इसके लिए FSC प्री मेडिकल का होना 50% मार्क्स के साथ या फिर मैट्रिक का होना 55% मार्क्स के साथ। इसमें जो एज लिमिट है वो भी 15 से 30 साल है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है डिप्लोमा में वो कम्युनिटी मिडवाइफ कहलाती है। ये कोर्सेज जो हैं ये ख़वातीन के हैं। ये 18 महीने का कोर्स है। इसके लिए आपने सिर्फ मैट्रिक साइंस में या आर्ट्स में किया हो। Okay. 40% नंबर और के इसमें साथ। एज लिमिट मैं देख रहा हूँ कि 40 ज़्यादा, साल है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो अगला कोर्स है वो फैमिली वेलफेयर वर्कर्स कहलाते हैं। ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें भी FSC प्री मेडिकल और मैट्रिक की जो है वो शर्त है 45% मार्क्स हों। इसमें भी एज जो है वो 15 to 30 ईयर्स है। ये भी सिर्फ ख़वातीन का कोर्स है, मगर इसके अलावा बाकी जो हैं वो मिक्स्ड हैं। ओके। जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है LPN जिसको कहा जाता है, ये कोर्स जो है ये भी FSC प्री मेडिकल 45% मार्क्स हों अगर आपके, या फिर मैट्रिक आपने किया, और ये और है यानी मैट्रिक के बाद भी किया जा सकता है और FSC के बाद भी किया जा सकता है। तो आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है। इसमें आर्ट्स में भी अगर आपने किया हो या साइंस में भी किया हो तो आप लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स का जो है डिप्लोमा प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन कर सकते हैं। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आगे चलें तो फिर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। ये 4 साल के प्रोग्राम्स हैं। अच्छा तौसीक, एक बहुत अहम बात ये है कि पाकिस्तान में जो अभी मैंने आपको तादाद बताई 1 लाख नर्सेज रजिस्टर्ड हैं, वो 78,000 जो हैं उसमें से वो आपके डिप्लोमा प्रोग्राम से आती हैं या आती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, इन्होंने 2020 तक लाइसेंस हासिल करने के लिए प्रैक्टिस का डिप्लोमा से शर्त हटा के डिग्री पे शिफ्ट कर दिया। यानी आपको 4 साल का प्रोग्राम जो है करना पड़ेगा, तो आप फिर प्रैक्टिकल लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइसेंस के साथ। तो ये शर्त भी जिन्होंने अब इनरोल करना है वो जहन में रखें कि 2020 के बाद जो है वो आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है वही लाइसेंस के लिए होगा। ज़्यादातर ममालिक में डिग्री प्रोग्राम के साथ आप प्रैक्टिस और लेकिन आजकल पाकिस्तान के अंदर ये एक तरह से हम कहेंगे कि रिलैक्सेशन, अभी रिलैक्सेशन है, लेकिन ये शिफ्ट आ रहा है क्योंकि अगर ख़ास तौर पे जो पैरामेडिक्स और नर्सिंग है, इसका बहुत सारा स्कोप जो है वो एक्सपोर्ट में भी है ना, मिडल ईस्ट में जाते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इस प्रोफेशन को कहीं और जाके भी इस्तेमाल करना है, तो फिर जो इनरोलमेंट है उसके लिए डिग्री प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा बेहतर चॉइस है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आ जाए जी अब ज़रा डिग्री प्रोग्राम की डिटेल्स। ये जो जेनेरिक BSN है 4 साल का, ये ज़्यादातर सबसे कॉमन आप समझ लें कोर्स है। इसके लिए भी वही शराइत है। FSC आपने प्री मेडिकल में किया हो 50% मार्क्स के साथ, और एज लिमिट इसके अंदर जो है वो 17 to 25 ईयर्स। अब आप देखिए डिग्री प्रोग्राम में थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेशन कम है। और इसके अंदर जो जर्नली जो जेंडर रेशो देखी गई है वो 90% इसमें ख़वातीन आती हैं और 10% जो है वो साहब। ये बिल्कुल, और ये तौसीक इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मैं एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप
की जो पहली जो आपको सैलरी मिलती है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार माहाना आपका स्टार्टिंग सैलरी है, और 14,000 तकरीबन पब्लिक अस्पतालों में अगर आप हों तो वहाँ से स्टार्टिंग सैलरी है। तो ये एक रीज़नेबल डिग्निफाइड प्रोफेशन है जिसमें पोटेंशियल भी है, ग्रोथ के चांसेस भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबीना ने हमें बताई वो ये कि इसमें मर्दों के लिए, लड़कों के लिए ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर पेशेंट नर्सिंग रेशो देखी जाए तो 1 to 50 है, हाँ। जो कि 1 to 10 होनी चाहिए, जो यानी कि 1 बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है खास तौर पे लड़कों के लिए कि वो इस प्रोफेशन में बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, एक स्लाइड और हम अगर देखते चलें। ये जो है फिर ये पोस्ट रजिस्टर्ड नर्स प्रोग्राम्स हैं, यानी अगर आप पहले से आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसको भी आप मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये 2 साल का कोर्स है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। पहले से अगर आपका कोई डिप्लोमा हो या मैट्रिक कम से कम आपने किया हो और आप PNCA से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए क्योंकि ये जिस तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसी तरह जो है एक फास्ट ट्रैक है इसी का, जो 1 साल में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपने पहले से डिप्लोमा एक नर्सिंग किया हो, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी और- 5 साल का जी, एक्सपीरियंस और एज लिमिट इसमें ऑब्वियसली रिलैक्स्ड क्योंकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स है। और एक आखिरी मेरे ख्याल में इसमें एक और मौजूद है, एक शायद आखिरी एक स्लाइड शायद और आखिरी है जी। स्लाइड है। नहीं, ये नहीं, आखिरी आखिरी स्लाइड स्लाइड थी। है। अच्छा सबीना, 2 चीज़ें हैं, अब हमारे पास वक्त भी कम है, बल्कि ज़्यादा हो चुका है। मैं चाहूँगा कि एक और सेशन हम इसके ऊपर किसी दिन रखें आने वाले वीक्स में, और थोड़ी सी हम ये भी बात करें कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जी जहाँ पे दाखिला मिल सकता है, बिल्कुल। उसका सीज़न क्या होता है, और आप कब अप्लाई कर सकते हैं, और अखबारात, वेबसाइट्स कैसे, कहाँ पे दाखिलों की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है, इस पर अगर आप क्विकली एक आध चीज़ बताना चाहें। बिल्कुल। ये जितने रजिस्टर, अच्छा एक ध्यान ये रखें कि रजिस्टर्ड इदारे के अंदर ही जो PNCA से रजिस्टर्ड होते हैं उसमें दाखिला लें। उनकी पूरी लिस्ट जो है वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, pnca.org.com.pk। उसके ऊपर आप तमाम जो रजिस्टर्ड इदारे हैं उनकी लिस्ट मौजूद हैं। डिप्लोमा के लिए कौन से हैं और वो हर सूबे में हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ है। जिस तरह डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 62 एक्रेडिट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप उनकी तमाम लिस्ट है, तफसीलात मौजूद हैं, एडमिशन क्राइटेरिया मौजूद है। और ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पे हम उसके जाके जी बिल्कुल, ये आप उस पे जाके एडमिशन क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स से अपने सूबे में आप कहाँ पे है, कौन सा कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, डिग्री के लिए है या डिप्लोमा के लिए, ये सब तफसीलात आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तकरीबन 162 नर्सिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन और प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। ग्रेट सबीना, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का, और एक बहुत ही अहम शोबे की तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया कि जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और जैसा कि उस पर हम तफसील में बात नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हो सकती हैं, जिसमें आप अपना करियर जो है आगे उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, You're welcome. गुड डे टू यू। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता रहा था, मैंने आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी, एक ऐसे दोस्त से करवानी है, उस्मान खालिद, जिन्होंने 45 साल की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू की, एक नया उस्मान डिस्कवर किया, और इनको पता ये चला कि एक नया उस्मान डिस्कवर करने में खुद उस्मान ने ही बेड़ियां डाल रखी थी पाँव में। जो ही वो बेड़ियां तोड़ी, लाइफ बिकेम ब्यूटीफुल। ये कहानी आपको सुनानी है, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे खुशामदीद कहेंगे पीटीवी न्यूज़, पीटीवी ग्लोबल और पीटीवी होम के तमाम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां भी देख रहे हैं हमारा शो, वो इंतजार में होंगे कि वो कौन 45 साल का उस्मान खालिद है जिसने एक नया उस्मान खालिद डिस्कवर किया, और आज उसकी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खालिद नए वाले। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है आपके? अच्छा, लोग इस वक्त बिल्कुल सोच रहे हैं कि ये कौन बंदा है भाई, क्यों आया शो पे, की चक्कर की है। उस्मान जनाब, आपको हम बताते चलें कि इन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका में तालीम हासिल की, पाकिस्तानी है, यहाँ रहे, कुछ अरसे के लिए बीच में अमेरिका गए, और पढ़ा आपने क्या जी, बिजनेस पढ़ा,
जी बिल्कुल। और उसके बाद बिजनेस कर भी रहे हैं, एक आम सी जिंदगी चल रही थी, वक्त पे शादी हो गई पसंद की, 2 बच्चे भी हो गए और जिंदगी तीन बच्चे हो गए। ओके, 3 बच्चे हो गए और बस एक जिस तरह होता है ना, एक कोर्स पे जिंदगी चलती जा रही है कि अचानक क्या हुआ एक दिन सुबह, वो कहानी वहां से शुरू करें। एक दिन सुबह अचानक क्या हुआ? तौसीक, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये कहानी इस तरह से शुरू हुई कि ज़िंदगी की रट में इंसान फंस जाता है और उसके बाद ऑब्लिगेशंस, कमिटमेंट्स और ये सारा कुछ करते करते अपने आप को छोड़ देता है। तो उन स्ट्रेसेस से गुज़रते गुज़रते मैंने बिल्कुल अपना आप छोड़ा हुआ था। आई हैड स्टार्टेड स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, यू नो, ईटिंग व्हाटएवर केम, जो भी मेरे सामने आता था खा जाता, सी फूड डाइट, ईट ऑल यू सी। तो वो उसके ऊपर था और अपने आप बिल्कुल आपा छोड़ दिया था। एक दिन और वजन कितना हो गया? मेरा 95 पे चला गया था, 95 kg। सो आई एम 5'7" हूँ मैं, उस पे 95 ओबीस है, बहुत मोटा होता है इंसान। तो करते करते ये हालत आ गई कि उसके असरात इस तरह के थे कि इरिटेबल होना शुरू हो गया, हर किसी को काटने को दौड़ रहा हूँ, काम पे मेरी रिलेशनशिप्स ख़राब होनी शुरू हो गई उसकी वजह से, घरेलू हालात, माय रिलेशनशिप विद माय वाइफ, मेरे बच्चों के साथ हर वक्त इरिटेबल रहना, और सेहत के ऊपर भी चंद सीढ़ियाँ चढ़ना तो सांस फूल जाना, इस तरह। और मुझे ये ख्याल आने लगा कि ये इस तरह से अगर मैं चलता रहा तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर हो जाएगी, यू नो, इट विल बी श्रंक। तो एक दिन मेरी बच्ची 1 साल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत दी, तो वो खेल रही थी और मैंने सोचा कि ये जो सामने बच्ची है छोटी सी, अगर इसके मेजर माइलस्टोन्स को मैंने इसकी उंगली पकड़ के इसको देखना है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा इस हालत में। इतनी वो अक्यूट रियलाइजेशन थी कि मैंने कहा कि नहीं, नाउ टुडे दिस इज गोइंग टू चेंज, एंड देन आई ट्रांसफॉर्म माय। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे उस उस्मान की जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जी, ये है जी उस्मान। हाइट आपकी कितनी है? 5'7" और 94 किलो आपका वजन था जी। और एक, ओ माय गॉश जी, लुक एट योर बेली। इस बेली का एक खास नाम होता है। अच्छा, और ये जनाब देखें कि हर कोने से जो है ना वो उस्मान उमड़ उमड़ के आ रहा है, और ये बाद का उस्मान है, और ये बाद का उस्मान है। ये थी फिर जिंदगी जो उस्मान ने उस दिन के बाद इख्तियार की। ये आप देख सकते हैं उस्मान जिम के अंदर अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। ये उस्मान है आज का उस्मान, एक तरह से कहा जाए। कितने, 1.5 साल के अंदर अंदर, हाँ, कोई 14-15 महीनों 14-15 महीनों में वो उस्मान इस उस्मान में बदल गया। और जैसे कि मैं कह रहा था प्रोग्राम के आगाज में कि ये उस्मान उसी उस्मान के अंदर से निकला है। और अब आपका वजन 94 से आप किस लेवल तक आपने टच किया था? जी, तो 69 पे मैं गया था। 69 पे। और ये देखें, अच्छा, बच्चों को लेके भी जिम जाते हैं? जी, वो तो मेरे साथ बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त तो, यू हैव टू, इसके अंदर फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इतनी ये हेल्दी एक्टिविटी है कि जो आज आप उनको ये एक गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट ऑफ लाइफ है, ये इनको फ़ायदा देगा इनके बुढ़ापे तक का। एक दफ़ा मेरे यहाँ बहुत सिवियर कंजेशन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया कि मेरी एलर्जी ठीक नहीं हो रही। तो जब उन्होंने ब्रेथलाइजर्स टेस्ट किया मेरे लंग्स का, उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो ब्रीदिंग कैपेसिटी बियॉन्ड द चार्ट्स है। तो ये किस तरह हुआ है? मैंने बोला मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता रहा हूँ, मैंने इंडिया में मैराथन भागी, मैंने सिंगापुर में मैराथन भागी। उन्होंने बोला ये तुम्हें फ़ायदा देगा तुम्हारे मरने दम तक। यानी बचपन से ही जो आदत आपको, हेल्दी हैबिट्स चलती हैं, वो बुढ़ापे तक फ़ायदा देती। जी बिल्कुल। आप अपने आप को बॉडी बिल्डर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के हर फिटनेस एंथुसियास्ट, और इतना पोटेंशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे इतने अजीम बॉडी बिल्डर्स हैं कि गुस्ताखी होगी कि मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करूं। आई एम जस्ट समवन जो कि एक मैसेज लेके आया है लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के साथ, जो एजिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एलिमेंट्स आती हैं, जो बीमारियां उसके साथ एसोसिएटेड हैं, एक बुरी डाइट के साथ जो बीमारियां एसोसिएटेड हैं, बैड हैबिट्स के साथ जो नुकसानात एसोसिएटेड, बिल्कुल बिल्कुल, शराब, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के अंदर जो पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल।
और मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है कि आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, जस्ट लाइक एनी वन एल्स। आपकी तरह मैं एक आम शहरी हूँ, और ये रिजल्ट्स अचीवेबल हैं, आपके लिए भी अचीवेबल हैं, आपके लिए अचीवेबल हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर? जी जी बिल्कुल। डेडिकेशन मांगती है ये चीज़, मैंने एक ऑब्सेशन की तरह इसको अडॉप्ट किया। अब देखिए, आई हैव अ फुल टाइम जॉब, मेरी उसके अलावा 3 बच्चे हैं, एक फैमिली है, मेरी एक ज़ईफ़ वालदा हैं, सो कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके अलावा मेरे शौक़ हैं, यू नो, और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सब कुछ, इसको बैलेंस में लाना मुमकिन है। हम एक छोटी सी, बहुत ही मुख्तसर सी, कुछ सेकंड्स की आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको नजर आएगा कि ये जिस कमिटमेंट की उस्मान बात कर रहे हैं ना, कि इसके लिए बहुत पैशन और कमिटमेंट चाहिए होती है, वो कमिटमेंट विजुअली आपको जरा नजर आएगी जिम के अंदर। दिखाइए जी वीडियो। वेरी इंप्रेसिव। अच्छा उस्मान, ये बताइए आप फिटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फिटनेस? देखिए, फिटनेस इज़ व्हाट मेक्स यू फील वेल। एक हमारे लिटरेचर में फिटनेस के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ऑब्सेशन की तरह मैं इसको रिसर्च करता हूँ। तो फिटनेस इज़ वेलनेस। हाउ डू यू डिफाइन वेलनेस? क्या आप जहनी तौर पर अगर फिट हो तो आप फिट हैं? मैं तो कहूँगा बिल्कुल। यू नो, योर पीस ऑफ माइंड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। 3-4 चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिटनेस अचीव करने के लिए। नंबर 1, आपकी डाइट। प्राइमरली सबसे पहले आपको अपनी डाइट पैटर्न को ठीक करना पड़ता है। तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें, थंब रूल्स अगर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अवॉइड करना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि रोटी को कम से कम करना चाहिए अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हैवी लिफ्टर बनना चाह रहे हैं तो कुछ और डाइट और तरह की होगी, लेकिन वेट लॉस क्योंकि एक प्रेडोमिनेंटली सबसे बड़ा मसला होता है, तो रोटी को कम करना पड़ेगा, चीनी को छोड़ना पड़ेगा, ऑयल, ओमेगा 6 ऑयल्स को, यानी कि ये जो हम कनोला और कॉर्न ऑयल और इस तरह की चीज़ें, इनसे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और उसके अलावा थोड़ा सा जो हमारा दीन भी बताता है, थोड़ा से फाके पे रहने की आदत डालनी पड़ेगी। थोड़े से लॉन्ग इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक लिटरेचर में आजकल आया हुआ है, तो 16-16 घंटे के फाके करें। उस फाके के दौरान आप पानी बेतहाशा पिएं। वाटर इज लाइफ। इनफैक्ट वाटर विल इंक्रीज, परपेचुएट, बढ़ाएगा आपका वेट लॉस को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू बी स्ट्रेस फ्री। जब स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस से सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो कि आपके फैट लॉस को ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि कुछ इस तरह के फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में छोड़ते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, जो आपके ऑर्गन्स, आपके माइंड को तंग करते हैं आपको। ग्रेट। और हम इस बात को यहीं से जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये उस्मान खालिद जो 94 kg का उस्मान खालिद 69 kg का उस्मान खालिद बना 1.5 साल के अंदर अंदर, और कोई ऑपरेशन नहीं, कोई टमी टक नहीं, कोई स्टमक क्या कहते हैं जी, स्टमक टक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल निकली हुई हैं। बेसिक ऑर्गेनिक फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल से उस्मान ने एक नया उस्मान डिस्कवर किया। ये कहानी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. उस्मान खालिद आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं वेलनेस की, फिटनेस की। हम बात कर रहे हैं कि 40-45 साल की उम्र के बाद जाके आप जो इस मोड में चले जाते हैं कि बस जी अब तो जो हमने ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली है, बस अब तो ये बस बच्चों के लिए जी रहे हैं। इस वाले एटीट्यूड को अगर हम ख़त्म करें और अपना ही बेड़ियाँ खुद जो बांध के बैठ जाते हैं ज़िंदगी की, उनको तोड़ें, तो आप एक नया इंसान अपने अंदर से ही डिस्कवर कर सकते हैं। ये जो सारा आपकी जो ज़िंदगी है, इसमें और पिछली ज़िंदगी में एटीट्यूड वाइज क्या बेहतरी महसूस करते हो उस्मान आप? एक तो ये है कि इसने मुझे बहुत मदद की है, फिटनेस ने
बेइंतहा मदद की है मेरा एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव करने में। और ये आप हैरान होंगे, ये एक तो खुद तो अंदर से कुछ मोटिवेशन आती है, कुछ ये केमिकली ये कुदरत का निज़ाम है कि योर माइंड, आपका जहन जो है वो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है कि यू कांट हेल्प बट बिकम पॉजिटिव। मतलब वाह। आपके ये कुदरत का निज़ाम। आप ना चाहते हुए भी पॉजिटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस, वो आपकी मेंटल फिटनेस को सपोर्ट करती है। आजकल वैसे हेल्थ वेव एक चल रही है, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में हर एक किसी को फिटनेस का जुनून सा सवार है। हमारे शो में भी एक जुनून सा है फिटनेस का। बस मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ अपने काम की वसातत से, तो मैं पहले से प्री बुक करता हूँ किसी अच्छे जिम में अपने सेशंस। मैं इस दफ़ा लाहौर गया और मैं ATM से पैसे निकाल के एक मखसूस जिम पे जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने निगाह ऊपर उठाई तो इस प्लाजे में, उस प्लाजे में, मेरे पीछे हर तरफ जिम्स ही जिम्स थे। वाह। एंड द पोटेंशियल, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, यंगस्टर्स, मेरी एज के लोग इतने जिम जा रहे हैं कि एक रियलाइजेशन लोगों में बढ़ती चली जा रही है कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी देर पहले सबीना आपके शो पे उन्होंने बड़े अच्छे फैक्ट्स किए। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, हमारे पास हेल्थ जिस तरह फिजिशियंस, मेडिकल फिजिशियंस जो हैं वो बहुत कम है। सो आई वांटेड टू कनेक्ट दिस पॉइंट टू हर सेशन प्रीवियसली। डॉक्टर्स हैं, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आप ऑर्थोपीडिक के पास जाते हैं, लेकिन हेल्थ, फिटनेस या मेडिसिन फिजिशियन कोई नहीं है। ओके। सो उसकी भी डर्थ है। ओके। और आपके ख्याल में उसकी मार्केट भी है? बहुत बड़ी मार्केट है। खवातीन के अंदर ट्रेंड बना है फिजिकली फिट होने का। जी, क्योंकि इनक्रेडिबल। जिम के साथ उमूमन हम समझते हैं अच्छा जी ये तो मर्दों का काम है। मैं आपको बताऊं, ये तो एलिटिस्ट किस्म के इलाकों में आपको जो जिम्स मिलते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के, जो मोहल्लों में भी जिम्स बने हुए हैं उसके अंदर लेडीज टाइमिंग है और लड़कियां बड़ा एक्टिवली जा रही हैं। ओके। और ये एक इतना हेल्दी और पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक माँ की सेहत जो है या एक लड़की की सेहत जो है वो पूरे खानदान की सेहत होती है। ट्रू ट्रू। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि देख रहे होंगे आप कि आज सोफे पे बज़ाहिर एक मेहमान है, लेकिन असल में अगर आप लॉन्ग शॉट में देखें तो हमारे दो मेहमान हैं, इसलिए कि उस्मान के बिल्कुल बराबर में एक बहुत खूबसूरत सा गिटार भी रखा है और इस गिटार के हवाले से दो तारुफ हैं। पहला तो ये कि इस गिटार का अगर आप क्लोजअप लें तो आपको नजर आएगा कि इस गिटार के ऊपर एक खूबसूरत सा मोज़ैक आर्ट हुआ है। ये आर्ट जो है, इस आर्ट के भी एक्सपर्ट उस्मान खुद हैं। ये गिटार इन्होंने खुद इस पे ये आर्ट वर्क किया है। उस्मान जरा हमें आप बताएंगे आर्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। जी, मोज़ेक जो है ये बड़ी ख़ास स्टाइल्स होती हैं जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, और ये पाकिस्तान में शायद आर्ट के हवाले से मैं ही कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया है और कोई नहीं है। इसकी मखसूस स्टाइल्स होती हैं, ये सारे हाथ से काट के, ये ग्लास स्टाइल्स हैं। सो हर आर्ट पीस के अंदर खून जाता है आपका, क्योंकि उसके ये कोने इतने शार्प कटते हैं, इसके ख़ास औजार होते हैं, और ख़ास तौर पे जब इसकी ग्राउटिंग करते हैं यानी कि फिलिंग करते हैं तो वो उंगलियों से करनी पड़ती हैं, ग्लव्स नहीं पहनते। अच्छा। और जब उंगलियों से करते हैं तो ग्लास है वो तो काटेगा आपको, तो खून निकलता है, चोट लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग की तरह। सो ये आर्ट आपने तो अपने गिटार को किया है, क्योंकि आप म्यूजिक भी करते हैं, अभी जी, हम जी। आपसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन इसकी और फॉर्म्स क्या हैं इसके? ये डेकोरेटिव आर्ट जी है जी basically? बिल्कुल, ये फर्नीचर पे एप्लीकेशंस होती हैं। आपने घरों में देखा होगा, बॉर्डर्स बने होते हैं, मेडालियंस बने होते हैं, दीवारों के नीशेस के अंदर मार्बल का काम हुआ होता है। हर एक मीडियम के मुख्तलिफ औजार होते हैं, वो हथौड़े से होता है, हैमर हार्डी का काम होता है। ये 3500 साल पुरानी टेक्निक है। किस इलाके से इसका ताल्लुक है? इसका ओरिजिन्स जो हैं ये आपको ऑटोमन एम्पायर में भी मिलेंगे और ग्रेको रोमन टाइम्स में मिलेंगे। उस्मान ने ये क्यों यूनान मेरे वालिद साहब की डेथ आज से कोई 6-1 साल पहले हुई थी। उसके बाद मुझे कुछ कैथारसिस की ज़रूरत थी, तो मैं अपने ही किचन के पीछे एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे बैठ के टाइलें तोड़ता था और घंटों बैठा रहता था। सुबह अजानों की वक्त नमाज़ पढ़ी और बैठ गया वहाँ पे, और रात को 10, 11, 12 बजे लोड शेडिंग भी हुई होती थी, मैंने लाइट रखी होती थी और मैं करता रहता। इट इज़ कैथारसिस, इट वाज हीलिंग फॉर मी। और वो अब एक आर्ट पे हो और गया। वो अब- हम कुछ सुनते हैं आपसे जी। ज़रूर। कुछ इस खूबसूरत से गिटार पे खूबसूरत सा हमें सुनाएं और हेल्थ और फिटनेस की गुफ्तगू जारी रहेगी जी। जरा सोचो, घर छूटे तेरा साथ, जाने कैसे कटेगी फिर ये रात। ये दिल जो बिछड़ेंगे, जाने कैसे हम जिएंगे।
कि तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जरा सोचो तुम, तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जरा सोचो तुम, तेरे बिना मैं, घर तन्हा और मंजिल भी हो दूर, मेरे प्यार को ना जाना कहीं भूल, बस तक दे गर घबराहट, सुन लेना बस ये आहट, कि तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू, जरा सोचो तुम, तेरे बिना मैं। Breakfast at home. Breakfast at home. ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज हमारे साथ उस्मान खालिद मौजूद है। उस्मान, हमारे साथ जो इंटरेक्शन चल रही होती है ना व्यूअर्स की हमारे फेसबुक पेज पे, उसमें वो कह रहे हैं जी इनकी जो भी हमने तस्वीरें देखी थी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इनको तो कोई पाकिस्तानी फिल्मों में आना चाहिए। ये मतलब क्या कर रहे हैं, खाली गिटार पकड़ के बैठे हैं? आई एम ऑलवेज ओपन टू प्रपोजल्स। अच्छा फिल्मों में काम करना है, व्हाई नॉट? रेडी? हाँ जी, शोएब मंसूर साहब आप देख रहे हैं। किस तरह का कैरेक्टर करना चाहोगे मसलन? Ideally, I would like to do a negative role. अच्छा, Someone who is इतना पॉजिटिव इंसान। हाँ। अभी तुम कह रहे हो हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, पॉजिटिव हाँ। हार्मोन्स जनरेट होते हैं, अब नेगेटिव रोल करना चाहते हैं। I want something that would be a role worth doing, जिसके अंदर आपका मसलन? कम से कम एक्टिंग पोटेंशियल जो है वो नजर आए। मसलन 2-3 रोल जरा बता दो ना, अभी देख रहे हैं काफी लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई सीरियल किलर टाइप, साइको किलर टाइप रोल हो, जिसके अंदर दुनिया मुझे ढूंढ रही हो लेकिन मैं मिल ना रहा हूँ। हाँ, और सिर्फ मुख्तलिफ जिम्स में पाया जाता है। मुख्तलिफ जिम्स में लोगों को he's your neighbor, हाँ। you know, he's the good guy, गुड गाय, you know, but people don't know the dark side of this man. लोगों को सिर्फ वही पता है कि जो सिर्फ 45 साल की उम्र में 94 किलो से 70 किलो के लाने का सफर बताते, लेकिन असल में सीरियल किलर। अच्छा जी, ये 45 साल उम्र के 45 साल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है जी, फिटनेस की के गोल्स अचीव करने में एज कितना बड़ा हिंड्रेंस होती है? बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। एक हार्मोन है हमारा जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मर्द हजरात में ये बहुत क्रिटिकल है, औरतों के अंदर भी क्रिटिकल है। ये एज के साथ साथ ये डिप्लीट होता है। अच्छा, और आपका पीक आती है आपकी अर्ली 20s के अंदर, उसके बाद ये डिप्लीशन है। आप खुद देख लें कि एक एवरेज लाइफ स्पैन इंसान का क्या है, 60-70, बहुत लकी हो गए आप 80 टप जाएंगे। यू नो, योर मिड लाइफ इज ओवर बाय अबाउट 35, दैट्स द रियलिटी। 40 आपका टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। वो ग्रोथ हार्मोन को जन्म देता है और आपके तमाम आज़ा, आपकी हेल्थ जो है वो उससे कनेक्टेड है। तो अगर वो डिप्लीट कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए देयर इज ओनली वन वे, गेट इनटू द जिम, fix yourself and your testosterone will start going up again. This is the key to a healthy life. If you want to stay fit, अगर आपको एक healthy fit body चाहिए, एक healthy जहन चाहिए और अपनी good life को आपने increase करना है, तो आपको testosterone को बढ़ाना है और उसके natural organic तरीके हैं करने के। उस्मान की बातें आज आपने सुनी, इनकी कहानी आपने सुनी कि कैसे इन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर एक दिन इनकी 1 साल की बच्ची को इन्होंने देखा, अपनी बेटी को, और वहाँ से इनकी ज़िंदगी बदलने की कहानी शुरू हुई कि मैंने इस बच्ची को बड़े होते इसकी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स देखनी है। अगर ये हाल रहा मेरे मोटापे का तो मैं शायद वो सब खुशियाँ ना देख पाऊँ। और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आज हमने आप तक पहुँचाया। फिट लाइफ फॉर यू इनकी वेबसाइट और ब्लॉग है, उसको आप फॉलो करके मज़ीद जान सकते हैं कि कैसे ओल्डर एज के अंदर जाके भी जिम और ये बॉडीज और ये ट्रेनर काशिफ जैसे लोगों को देख के हम समझते हैं कि साथ शायद सिर्फ ये जवान लोगों की कहानी है, लेकिन अक्सर कभी कभी मैं अपनी कहानी भी इनको सुनाता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनको इंस्पिरेशन मिले। लेकिन आपसे मिलके मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने बहुत सी इंस्पिरेशन हासिल की होगी। थैंक यू वेरी मच उस्मान। प्लेजर।
Thank you. हैव अ ग्रेट डे। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। स्टार्ट टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।